मंत्र सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन में प्रथम आह्निक में अनेक सूत्र हैं। उन सूत्रों में से तीन सूत्रों पर हम लोगों ने विचार कर लिया। अब आज से चतुर्थ सूत्र पर विचार करेंगे। तो न्याय दर्शन में जो प्रथम अध्याय है उसके प्रथम आह्निक में स्थित सूत्रों का हम अध्ययन कर रहे हैं। पीछे जो तृतीय सूत्र आया था वह प्रमाणों का विभाग से संबंधित सूत्र था। प्रमाणों की संख्या को बताने वाला सूत्र था। प्रमाण चार प्रकार के होते हैं, उसको उस सूत्र ने स्पष्ट किया था। चार प्रमाणों में से प्रथम प्रमाण प्रत्यक्ष है, इसको भी हम लोगों ने उस सूत्र में देखा था। उसकी व्याख्या में हम लोगों ने विचार किया है कि प्रत्यक्ष किसे कहते हैं। सामान्य विचार हो चुका है, वो भाष्यकार का अपना विचार था। भाष्यकार ने अक्षस्य अक्षस्य प्रतिविषयम वृत्ति ही प्रत्यक्षम कहा और वृत्ति का अर्थ भाष्यकार ने सन्निकर्ष को और ज्ञान को लिया। तो अक्षस्य अक्षस्य प्रतिविषयम वृत्ति प्रत्यक्षम, ये भाष्यकार का अपना विचार है प्रत्यक्ष के विषय में। जब पांचों ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषयों के साथ जुड़ जाती हैं, अर्थात जब विषय के साथ इंद्रियों का संयोग हो जाता है, सन्निकर्ष माने मिलना हो जाता है, संयुक्तता होती है, तब एक ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको प्रत्यक्ष कहा गया। किंतु भाष्यकार के मत से हटकर के बोलेंगे या उसको विस्तार देते हुए सूत्रकार ने प्रत्यक्ष के विषय में क्या कहा, अब उसको हमको समझना होगा। भाष्यकार ने जोर जबरदस्ती नहीं किया है कि इसी को प्रत्यक्ष मानो, किंतु प्रत्यक्ष के द्वार तक हमको भाष्यकार ले लिए। अब प्रत्यक्ष को पूरी तरह समझने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अन्य प्रमाणों की अपेक्षा प्रत्यक्ष प्रमाण की महत्ता सर्वाधिक है। तब तक व्यक्ति समाधि को प्राप्त नहीं होता है जब तक समाधि के विषयों को साक्षात्कार नहीं कर लेता। साक्षात्कार का अर्थ है प्रत्यक्ष, अर्थात जीवन का लक्ष्य को वही प्राप्त करेगा जो प्रत्यक्ष प्रमाण को समझेगा। लक्ष्य है दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति।
प्रत्यक्ष है, उसमें कारण। साक्षात्कार के बिना हम समाधि को प्राप्त नहीं करते। समाधि का अर्थ ही होता है प्रत्यक्ष करना। तो अब प्रत्यक्ष करने को यदि समाधि कहते हैं तो प्रत्यक्ष क्या है? उसको अब सूत्रकार बताएंगे प्रत्यक्ष क्या है। तो पीछे के पाठ में से किसी को कुछ पूछना है? तो हाँ, क्या बताइए। आपने न्याय पढ़ने की जो दो प्रक्रिया बताई थी, उसमें से थोड़ी सी जिज्ञासा है। एक तो उद्देश्य, उसके बाद में भेद, और भेद सहित लक्षण, ये तीन प्रक्रिया बताई। और दूसरी प्रक्रिया पहले उद्देश्य, फिर लक्षण, फिर भेद, और उसके बाद में भेदों का लक्षण, ऐसे दो प्रक्रिया बताई। तो मेरी जिज्ञासा ये है आचार्य जी, इसमें परीक्षा का कुछ उल्लेख ही नहीं है। तो भेदों सहित परीक्षा होती है या लक्षण? हाँ, पहले लक्षण आदि बता करके परीक्षा की जाएगी, वो बाद की बात है। पहले आप परीक्षा कब करेंगे? जब उस विषय को जानेंगे। तो जनाना दायित्व बनता है, तो आप जना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आगे। अथ विभक्तानां लक्षणम् इति। लक्षणमिति, अब ये भूमिका है। अथ विभक्तानां लक्षणम् इति, इसका अर्थ क्या होगा? अथ माने अब, विभक्तानाम माने विभाग किए गए उन प्रमाणों के, विभाग प्रमाणों का किया गया है। प्रमाण 4 होते हैं, उसका विभाजन कर दिया गया पीछे वाला सूत्र में। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्दाः, प्रमाणान, ये विभाग कर दिया गया। तो इस पंक्ति का अर्थ क्या होगा? अब विभाग किए गए उन प्रमाणों के लक्षणों को बता रहे हैं, ये इस पंक्ति का अर्थ होगा। प्रमाणों को विभाजित कर दिया गया, पृथक पृथक कर दिया गया। अब पृथक पृथक किए गए प्रमाणों के लक्षणों को बताएंगे। तो पृथक पृथक जब कर दिया गया प्रमाणों को, तो प्रथम विभाग को प्राप्त हुआ प्रमाण प्रत्यक्ष है। अब उसके विषय में बताया जाएगा। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष का लक्षण बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि सर्वप्रथम प्रत्यक्ष विभाजन में आया है, प्रत्यक्ष नाम आया है। अब सूत्र की भूमिका क्या बनेगी? ये तो बन गई, और अपनी ओर से आप क्या बनाएंगे? सूत्र की भूमिका को दूसरों माने विषय के संबंध को जोड़ने के लिए आप क्या लिखेंगे? प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष क्यों कहा जाता है? अब ईश्वर विस्तार से सूत्रकार बताएंगे। सर्वप्रथम नाम, उसके बाद लक्षण, उसके बाद परीक्षा। तो नाम बता दिया गया, अब लक्षण बता रहे हैं एक एक। तो लक्षण वाला सूत्र क्या है देखिए। प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष क्यों कहते हैं?
इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम, मिला के पढ़ेंगे तो होगा इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम। अब प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष क्यों कहा जाता है बताते हैं। तो क्या कहा गया, इंद्रियार्थ, इंद्रिय और अर्थ, इंद्रिय और अर्थ ये दो पद या शब्द मिलकर के इंद्रियार्थ शब्द बना। इंद्रिय और अर्थ, इंद्रियार्थ माने इंद्रिय और अर्थ, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, सन्निकर्ष माने जुड़ना, समीपता को प्राप्त होना, संयोग को प्राप्त होना। जब इंद्रिय अपने संबंधित अर्थ के साथ, अर्थ माने विषय, विषय माने वस्तु, वस्तु माने पदार्थ, पदार्थ माने द्रव्य। जब इंद्रिय, जब जब ज्ञानेन्द्रिय, इंद्रिय माने ज्ञानेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय माने 5 होते हैं ज्ञानेन्द्रियां। जब जब ज्ञानेन्द्रियां अपने अपने विषयों के साथ जुड़ती हैं, सन्निकर्ष जुड़ती हैं, संयोग को प्राप्त होती हैं, जब इंद्रिय अपने से संबंधित विषय, विषय माने पदार्थ, रूप एक पदार्थ है, रस एक पदार्थ है, गंध एक पदार्थ है, शब्द एक पदार्थ है, रूप रस शब्द स्पर्श गंध, स्पर्श एक पदार्थ। जब इन इन अर्थों के साथ, इन इन विषयों के साथ, अपने अपने संबंधित विषयों के साथ जब इंद्रियां जुड़ती हैं, ज्ञानेन्द्रियां, जुड़ने के बाद क्या होता है, तो कहा उत्पन्नम, तब एक उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, तो कहा एक विशेष ज्ञान उत्पन्न होता है। विशेष तो नहीं लिखा, केवलम उत्पन्नम ज्ञानम, जब जुड़ जाते हैं तब ज्ञान उत्पन्न होता है, उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं। किंतु इतने में प्रत्यक्ष की परिभाषा पूरी नहीं हो गई। सूत्रकार यही कहना चाह रहे हैं। हम लोग क्या सोचते हैं, हमारा विचार क्या है, हम जब इंद्रिय से या आंख से किसी रूपवान पदार्थ को देख लेते हैं, देखने के बाद मैंने उस पदार्थ को देखा है, किंतु वह वही है क्या, इस विषय में मुझे संशय हो रहा है, बोलते हैं। देखने के बाद केवल देख लेने मात्र से प्रत्यक्ष नहीं हो जाता, ये कह रहे हैं। किसी भी पदार्थ को सुन लेने मात्र से प्रत्यक्ष नहीं हो जाता है, किसी को चख लेने मात्र से प्रत्यक्ष नहीं हो जाता है। तो प्रत्यक्ष कब होगा, प्रत्यक्ष कब होगा, तो प्रत्यक्ष में 3 विशेषताएं होनी चाहिए, 3 विशेष बातें होनी चाहिए। केवल इंद्रिय के साथ अर्थ का जुड़ जाना और एक ज्ञान का उत्पन्न होना, उतने को प्रत्यक्ष नहीं कहा जाता है। तो इंद्रिय के साथ अर्थ जब जुड़ता है तब जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उस ज्ञान में ये 3 विशेषताएं होंगी, तब वो प्रत्यक्ष कहलाएगा, न तो प्रत्यक्ष नहीं कहला सकता। वो 3 विशेषताएं क्या हैं बता रहे हैं। सबसे पहली विशेषता देखिए, अव्यपदेश्यम,
व्यपदेश्य कहते हैं कथन करने को, बोलने को, शाब्दिक ज्ञान को। और जुड़ गया, अव्यपदेश्यम का अर्थ हो गया प्रत्यक्ष तब कहलाएगा जब वो केवल बोला गया ना हो, अर्थात केवल वह ज्ञान शाब्दिक हो तो प्रत्यक्ष नहीं होगा। तो शाब्दिक को प्रत्यक्ष नहीं कहते हैं। और सूत्र में स लिखा है, वहां यह एक जोड़ दीजिए। तो अव्यपदेश्यम का अर्थ क्या है? बताया हुआ ना हो। बताया हुआ हो उसको बोलेंगे व्यपदेश्य। अब बताया हुआ ना हो उसको बोलेंगे अव्यपदेश्य। अब किसी ने आपसे कहा, क्या कहा? आम बहुत मीठे हैं जी। तो ये व्यपदेश ज्ञान है, इसको प्रत्यक्ष नहीं बोलेंगे। कान से तो आपने सुना आम मीठा है, किंतु जब तक उस आम रूपी रूपवान पदार्थ को आप स्वयं आंख से नहीं देख लेते, स्वयं उसको जीवा से नहीं चख लेते, तब तक वो सुना हुआ ज्ञान प्रत्यक्ष कोटि में नहीं आएगा। तो शाब्दिक ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं कहा जाता है, अशाब्दिक ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा जाता है। बताया हुआ को प्रत्यक्ष नहीं कहा जाता है, उसको स्वयं साक्षात अनुभव में लाया गया ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा जाता है, ये कहना चाहते। आम बहुत मीठा है, कान से आपने शब्द सुना, किंतु कान से केवल आम रूपी शब्द को सुना, तो कर्णेंद्रिय में शब्द का प्रत्यक्ष तो हुआ, किंतु जिस वस्तु के विषय में वो सुना रहे हैं उस वस्तु को आपने आंख से देखा क्या? या जिस वस्तु को मीठा या खट्टा बोल रहे हैं उस वस्तु को आपने स्वयं चखा क्या? तो सुनी हुई बात प्रत्यक्ष नहीं होगी। अब जो आपने सुना वो शाब्दिक है, वो शब्द प्रमाण तो है, किंतु प्रत्यक्ष प्रमाण वो नहीं है। हाँ, कर्णेंद्रिय को शब्द का ज्ञान हुआ, उस शब्द का प्रत्यक्ष हुआ है, किंतु जिस वस्तु के विषय में आप बोल रहे हैं ये खट्टा है या मीठा है, ये वस्तु खट्टी है मीठी है, इसका ज्ञान अब नहीं हुआ है, तो इसको प्रत्यक्ष नहीं बोलेंगे। तो प्रत्यक्ष की पहली विशेषता है कि वो बताया हुआ ज्ञान ना हो, वो शाब्दिक ना हो। अव्यपदेश, व्यपदेश माने क्या होगा? व्यपदेश का अर्थ क्या होगा? बताना। और अव्यपदेश का अर्थ क्या होगा? बताया हुआ ना हो, इसको अव्यपदेश्यम बोलते हैं। तो क्या बात समझ में आई? जब भी हम प्रत्यक्ष करेंगे तो वो पदार्थ तभी प्रत्यक्ष की कोटि में आएगा
जब उस पदार्थ के विषय में कोई बताया हुआ हो और उसका ज्ञान हो गया हो, वो प्रत्यक्ष कोटि में नहीं आएगा। जब तक उस पदार्थ को आप यदि बोल रहे हैं ये आम बहुत बढ़िया है, तो आम को देखना पड़ेगा तब वो प्रत्यक्ष होगा। रूप वाला पदार्थ है आम, जो रूप वाला है उसको आंख से देखेंगे तो प्रत्यक्ष कहलाएगा। जो स्पर्श वाला है उसको त्वचा से छुएंगे तब प्रत्यक्ष होगा। कोई शब्द वाला है तो उसको आप कान से सुनेंगे तभी प्रत्यक्ष होगा। और कोई चखने वाला है तो उसको जिह्वा से चखेंगे तभी, रस वाला है तो जिह्वा से चखेंगे तो प्रत्यक्ष कहलाएगा। और कोई गंध दुर्गंध वाला है तो उसको नासिका से स्वयं अनुभव में लाएंगे तभी वो प्रत्यक्ष होगा। किसी के बताने से जो ज्ञान हो रहा है उसको प्रत्यक्ष नहीं कहा जाएगा। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो ज्ञान हो रहा है वह ज्ञान यदि किसी के द्वारा बताया गया है तो प्रत्यक्ष की कोटि में नहीं होगा। इतनी बात आ गई समझ में? आगे चलिए, दूसरा शब्द अव्यपदेश्यम। उसके बाद कहा अव्यभिचारी। व्यभिचारी कहते हैं बदलने को, परिवर्तन होने को। स्थिर ना होने को, दृढ़ ना होने को, परिवर्तन को व्यभिचारी कहा जाता है। तो व्यभिचारी का अर्थ हो गया बदलने वाला, परिवर्तन वाला। एक होता है निश्चल, एक होता है अचल, एक होता है चंचल। तो ये व्यभिचारी का मतलब क्या? अचल या चंचल? अच्छा, चंचल। अव्यभिचारी का अर्थ अचल, बदलने वाला, परिवर्तन वाला ना हो। तो क्या हुआ? प्रत्यक्ष में जो ज्ञान होगा वो यदि बदलने वाला है तो वो प्रत्यक्ष नहीं कहलाएगा। जो नहीं बदलने वाला है वह प्रत्यक्ष कहलाएगा। बदलने वाला नहीं होना चाहिए। अब मैं जा रहा था रास्ते में, कुछ अंधेरा था, रस्सी पड़ी हुई थी, मुझे सर्प जैसा लगा और मैं जाके दूसरों को बोलने लगा मैं सांप को देख के आया हूं। सच बताओ, सच में देखे हो क्या? बिल्कुल आंखों से देखा हूं। अब उन लोगों ने कहा चलो 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 चलते हैं, कौन सा सर्प है देखते हैं। आए, अंधेरा छट गया था, प्रकाश आ गया था और उनको रस्सी दिखाई दी। अब वो ज्ञान जो देख करके आंखों से गया था वो बदलने वाला है या नहीं बदलने वाला है? बदलने वाला। ये बदलने वाला है। तो जहां भी ज्ञान बदलते रहता है, अभी देखे अभी सुने, जब वास्तविकता को खोज पड़ताल किए, पता किए तो लगा वो जो बोल रहा था ठीक बिना सुने बोल रहा था तो वो प्रत्यक्ष नहीं था। वो बिना ठीक से देखे बोल रहा था, वो प्रत्यक्ष नहीं। उसको लगता ऐसा है, मैंने देखा है, मैंने सुना है, किंतु वो यदि बदल गया तो प्रत्यक्ष की कोटि में नहीं आए। तो कभी भी प्रत्यक्ष ज्ञान बदलने वाला नहीं होता है, परिवर्तन वाला नहीं होता है, चंचल नहीं होता है, अचल होता है, स्थिर होता है। एक बार समाधि में ईश्वर का दर्शन हो गया और बदलेगा,
जो वो सुख को ले चुका है। तो व्यभिचार शब्द जो है यौगिक अर्थ में यहाँ पर लेंगे। इसलिए हम लोग बात बात में बोलते हैं, जब हम कोई संकल्प लेते हैं सत्य बोलेंगे जी, अब सत्य बोलने का हम लोगों ने संकल्प ले लिया, स्वाध्याय करने का हम लोगों ने संकल्प ले लिया और बाद में उसको बदल दिए, तो हम बोल सकते हैं आप व्यभिचार कर रहे हो। दर्शन में आएगा आगे व्यभिचार शब्द, अव्यभिचार शब्द। इसका अर्थ व्यभिचार माने तुम अपने बातों में पक्के नहीं हो, तुम व्यभिचार कर रहे हो जी, पक्के नहीं हो, इसका। और एक जब भी शादी होती है, पति पत्नी संकल्प लेते हैं शादी की वेदी पर, एक दूसरे को कभी छोड़ेंगे नहीं, छोड़ देते हैं, दूसरे को अपना लेते हैं, तो कहा जाएगा उसने व्यभिचार किया। माने ये शब्द हर एक के साथ जुटेगा। यौगिक शब्द जो होता है ये रूढ़ी नहीं है, यौगिक शब्द है। आप भी कभी अपने वचनों से पीछे हटेंगे तो आपको भी व्यभिचारी कहा जाएगा। आपका ज्ञान बदलते रहता है तो भी व्यभिचार ज्ञान कहा जाएगा, और जब स्थिर ज्ञान हो जाता है तो अव्यभिचार ज्ञान कहलाएगा। तो प्रत्यक्ष जो होता है वो अव्यभिचारी होता है, व्यभिचारी नहीं होता है, बदलने वाला नहीं होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान बदलने वाला नहीं होता। तो प्रत्यक्ष की दूसरी विशेषता है, प्रत्यक्ष ज्ञान अपरिवर्तनशील वाला है। अव्यभिचारी माने, व्यभिचारी माने परिवर्तनशील वाला नहीं है, बदलने वाला नहीं है। ये हो गया। आगे देखिए, व्यवसायात्मकम, ये तीसरी विशेषता है। प्रत्यक्ष की तीसरी विशेषता है व्यवसायात्मकम। व्यवसायात्मकम का अर्थ है निश्चयात्मकम। ध्रुव, निश्चल, निश्चयात्मक। तो जो भी प्रत्यक्ष होता है वो निश्चयात्मक होता है, व्यवसायात्मक होता है। कैसे व्यवसायात्मक होता है? उदाहरण से आप समझ सकते हैं। जैसे किसी ने दूर से, प्यासा आदमी, किसी प्यासा ने दूर से जल की इच्छा उसको थी पीने की, दूर से उसने देखा कि पानी है, जल है, और वो दौड़ता हुआ वहां पर गया तो सूर्य की किरण बालू के ऊपर में पड़ी हुई थी, तो वो मृग मरीचिका निकली। वो पानी नहीं था, मृग मरीचिका है। अब बाद में वो पानी को देख रहा है, किंतु वहां पर उसको संशय हो रहा है, मैं जो देख रहा हूं वो मृग मरीचिका है या पानी है। ये जो निश्चयात्मक ज्ञान में भी कभी यदि संशय उत्पन्न हुआ तो उसको क्या कहा जाएगा? अव्यवसायात्मक। वास्तविक ज्ञान में भी जब तक संशय है तब तक वो व्यवसायात्मकम नहीं है। यदि वास्तविक ज्ञान में संशय नहीं है तो व्यवसायात्मकम है, और व्यवसायात्मकम ज्ञान को ही प्रत्यक्ष कहा जाता है। तो आप लोगों के या हमारे में जो ज्ञान है, वेद मंत्रों को पढ़ने के बाद विभिन्न विषयों से संबंधित ज्ञान होता है। वो ज्ञान में जब तक संशय बना रहेगा तब तक वो अव्यवसायात्मकम है, वो प्रत्यक्ष की कोटि में वो ज्ञान नहीं है, उससे हम लाभ नहीं उठा पाएंगे। संशयात्मा विनश्यति,
वो अधिक लाभ को प्राप्त नहीं होगा। तो ठीक से प्रत्यक्ष करो और संशय को दूर करो, निश्चयात्मक ज्ञान को प्राप्त करो, यही प्रत्यक्ष कहना चाहता है। ढूल मूल नीति को अपनाने वाला कभी भी प्रत्यक्ष नहीं कर पाएगा पदार्थों का। पदार्थों का प्रत्यक्ष करने के लिए दृढ़ निर्णय लेना पड़ता है। ऋषियों की बातों पर अगाध श्रद्धा बनानी पड़ती है। कुछ भी हो जाए पीछे हटूंगा नहीं, पीठ दिखाऊंगा नहीं। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है व्यवसायत्मक वाले हैं ये। अर्थात व्यवसायत्मक माने व्यापार फैला रहे नहीं, हाँ ज्ञान विज्ञान के व्यापार फैला रहे हैं, ठीक है, ज्ञान विज्ञान के व्यवसाय कर रहे हैं, ठीक। तो व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम, तो प्रत्यक्ष की परिभाषा क्या होगी? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम तदा प्रत्यक्षम भवति यदा तस्मिन् प्रत्यक्षे किम भवति, उस प्रत्यक्ष में क्या होता है? हाँ, यदा अव्यपदेश्यम ज्ञानम भवति, यदा अव्यभिचारी ज्ञानम भवति, यदा व्यवसायात्मकम ज्ञानम भवति तदा प्रत्यक्षम। तो प्रत्यक्ष में ये तीन बातें आएंगी। तो प्रत्यक्ष की परिभाषा क्या आप लिखेंगे? इंद्रिय और अर्थ के संयोग से उत्पन्न होने वाला ज्ञान। संक्षेप से लिख लीजिए, इंद्रिय और अर्थ के संयोग से उत्पन्न होने वाला ज्ञान शब्दों से बताया हुआ ज्ञान ना हो। पुस्तक में लिख दीजिए उस शब्द को, किस शब्द को? अव्यपदेश्यम। हाँ, शब्दों से बताया हुआ ज्ञान ना हो, अल्प विराम, उसी को यहां अव्यपदेश्यम कहा, पूर्ण विराम। इसी प्रकार और अर्थ लिखिए, इंद्रिय और अर्थ के संयोग से उत्पन्न होने वाला ज्ञान बदलने वाला नहीं होना चाहिए। इंद्रिय और अर्थ के संयोग से उत्पन्न होने वाला ज्ञान बदलने वाला नहीं होना चाहिए। इसी को सूत्र में अव्यभिचारी कहा, पूर्ण विराम। तीसरी बात लिख लीजिए, इंद्रिय और अर्थ के संयोग से उत्पन्न होने वाला ज्ञान संशय वाला ना हो, संशय वाला नहीं होना चाहिए। इसी को यहां पर व्यवसायात्मकम शब्द से पढ़ा, तब वह प्रत्यक्ष कहलाता है। तब वह प्रत्यक्ष कहलाता है। कब प्रत्यक्ष कहलाता है? तब प्रत्यक्ष कहलाता है जब इंद्रिय और अर्थ के संयोग से उत्पन्न होने ज्ञान में तीन विशेषताएं होंगी। अर्थ अब सबको आ गया? सूत्र सरल है या कठिन है? सरल है, बढ़िया है, आसान है।
तो ये जो बहन है ना सुचित्रा जी, ये प्रिंसिपल थी तो फटाफट पकड़ती है बात। तो चलिए, दर्शन पढ़ने वाले सब कुलपति जैसे बुद्धि रखने वाले होते हैं, वैज्ञानिक बुद्धि वाले होते हैं दर्शन पढ़ने वाले। और जो वैज्ञानिक है वो सत्वगुण प्रधान है। तो चलिए अब भाष्य को देखिए, क्या कहा गया। इंद्रियस्य अर्थेन सन्निकर्षात् उत्पद्यते यज्ञानम तत्प्रत्यक्षम। आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक शब्द को तोड़ तोड़ के पढ़ देते हैं। आपको भी ऐसा ही पढ़ना आना चाहिए। क्या लिखा देखिए, इंद्रियस्य अर्थे न सन्निकर्षा उत्पद्यते यत् ज्ञानम। या ज लिखा है ना, आधा ज, वो ज का अर्थ है त, आधा त, अलग कर देंगे तो यत् ज्ञानम। वो संधि में त को ज हो गया, बाद में भी ज है, तो यत् ज्ञानम तत्प्रत्यक्षम, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। किसको प्रत्यक्ष कहते हैं? इंद्रिय और अर्थ के संयोग से उत्पन्न होने वाला ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। इतनी बात यहां आ गई भाष्य में। आगे क्या है देखिए, यहां एक प्रश्न उठाया गया है भाष्य में, वो प्रश्न को समझिए। प्रश्नोत्तर के माध्यम से ही ज्ञान विकसित होता है, समृद्ध होता है। इसलिए ऋषि महर्षियों के ग्रंथों में प्रश्नोत्तर शैली से बातें बताई जाती हैं। तो यहां एक प्रश्न है, क्या है? न तर्हि इदानीम इदं भवति। आपने जो प्रत्यक्ष की परिभाषा दी है उसमें कुछ कमी है, ये प्रश्न है। अर्थात प्रत्यक्ष की परिभाषा में कुछ अलग ढंग से प्रत्यक्ष की परिभाषा हो सकती थी, कुछ अलग ढंग से प्रत्यक्ष की परिभाषा होनी चाहिए। न तर्हि इदानीम इदं भवति, आपने जो प्रत्यक्ष की परिभाषा की है उसमें कुछ कमी है। प्रत्यक्ष की परिभाषा इस प्रकार होनी चाहिए। उस पंक्ति का अर्थ हो गया, आपने जो प्रत्यक्ष की परिभाषा की है ना उसमें कमी है। वास्तव में प्रत्यक्ष की परिभाषा इस प्रकार होनी चाहिए। मैं जो आगे बता रहा हूं, प्रश्नकर्ता बोल रहा है, प्रत्यक्ष की परिभाषा क्या है यहां पर? इंद्रिय और अर्थ के संयोग से उत्पन्न होने वाला ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। इस परिभाषा में कमी है। प्रत्यक्ष की परिभाषा वास्तव में ऐसी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अब प्रश्न है, पढ़ाने वाले ने सुनने वालों के प्रश्न को क्रॉस क्वेश्चन करके बोला, हाँ कैसे होनी चाहिए? आप जो बोल रहे हो प्रत्यक्ष परिभाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए, तो कैसे होनी चाहिए बताइए, आप ही बता दीजिए। अब वो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं देखो। आत्मा मनसा संयुज्यते मन
इंद्रियेण इंद्रियम अर्थेन इति। कितनी बड़ी बात। वो वहां पर प्रत्यक्ष की परिभाषा में सूत्र में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम लिखा है ना, तो उसमें एक कमी बता रहे हैं प्रश्नकर्ता। तो इन्होंने कहा आपको क्या कमी लग रही है, सूत्रकार ने कहा आपको क्या कमी वहां दिखी। तब सूत्रकार को जिसने प्रश्न किया था वो समाधान करके बोल रहे हैं ऐसा आपको करना चाहिए। कैसा होना चाहिए, तो कहा आत्मा मनसा संयुज्यते, आत्मा जो है वह मन के साथ जुड़ जाता है। ये सूत्र का, ये भाष्य का अर्थ बता रहा हूं। आत्मा जो है वह मन के साथ जुड़ जाता है। फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, तो कहा मन इंद्रियेण, मन इंद्रिय के साथ जुड़ जाता है। फिर क्या होता है, उन्होंने पूछा फिर क्या होता है, तो उसके बाद इन्होंने कहा इंद्रियम अर्थेन इति, इंद्रिय जो है अर्थ के साथ जुड़ जाती है। इति, तब जाकर के प्रत्यक्ष होता है। तो सूत्र में क्या परिवर्तन की आवश्यकता है, इसमें आत्मा और मन को जोड़ दिया। जुड़ना चाहिए कि नहीं, हाँ। तो इसका मतलब हम लोग जो है सूत्रकार को बताएंगे आप क्यों छोड़े, जोड़े क्यों नहीं आपने क्यों छोड़ा, जोड़ा क्यों नहीं, इसका मतलब ये हो, ये तो हो गया, इस पंक्ति का अर्थ हो गया। तो पूरा अर्थ क्या हुआ, आत्मा मन से जुड़ जाती है, मन इंद्रिय के साथ और इंद्रियां अर्थ के साथ जुड़ती हैं, तब जो ज्ञान होता है उसको आप प्रत्यक्ष कहो। तो सूत्र को ऐसा बनाएंगे क्या, आत्मा मन इंद्रिय अर्थ सन्निकर्षात् उत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम अव्यविचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम। और जिसको ऐसा जरूरी समझ रहे हो वो सूत्र नया बना दीजिए। तो जिनको जोड़ना है जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर कहा आत्मा और मन को हटा करके आपने इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से ज्ञान बताया, ये ठीक नहीं किया, आपके दोष में परिभाषा है। इसका अर्थ क्या हुआ, प्रश्नकर्ता क्या बोलना चाह रहा है कि आपने जो है आत्मा और मन का संयोग को छोड़ करके जो प्रत्यक्ष की परिभाषा दिया है वो त्रुटिपूर्ण है, दोषपूर्ण है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। बात पकड़ में आई। अब सिद्धांति उत्तर दे रहे हैं, नेदम कारण अवधारणम एतावत् प्रत्यक्ष कारणमिति, न इदम कारण अवधारणम एतावत् प्रत्यक्ष कारणमिति। सिद्धांति क्या कह रहे हैं, देखिए, देखो क्या हमने यह नहीं बताया है कि, सिद्धांति बोल रहे हैं देखो भाई, हमने ये नहीं बताया है कि प्रत्यक्ष के होने में ये कारण होते हैं। न इदम कारण अवधारण, हम कारणों को लेकर के कोई बात अब नहीं कह रहे हैं, वो पंक्ति का अर्थ है, हम कारणों को लेकर के ऐसे कोई बात नहीं कर रहे हैं। हमने जो लक्षण किया है
ये कारणों को निश्चय करने के लिए लक्षण नहीं किया है। अवधारण माने निश्चय। प्रत्यक्ष में अमुक अमुक कारण होते हैं, इस दृष्टि से हमने लक्षण नहीं लिखा। न इदम कारणम अवधारणम, एतावत प्रत्यक्ष कारण में थी, प्रत्यक्ष में इतने कारण होते हैं, ऐसा लक्षण मैंने नहीं किया है। ना ही ऐसा करना चाहिए, मैंने नहीं किया है, ना ही ऐसा करना चाहिए। अर्थात प्रत्यक्ष में इतने कारण होते हैं, ऐसा कारण मैंने नहीं किया लक्षण में, ना ही ऐसा करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए उसको आगे देखेंगे। वो तो अपनी बात स्पष्ट कर देते हैं कि ये अमुक अमुक कारण से प्रत्यक्ष होता है बोल के मेरा बताने का उद्देश्य नहीं, लक्षण लिखने के पीछे कारण नहीं। क्या कारण है आप देखेंगे भाष्य को पढ़ने के। ठीक है। ओम शांति।